Hello everyone, welcome to Current Affairs and General Knowledge for CLAT 2025 examination, and we have included the most important topics from the second week of November, that is from 9 to 16th of November 2024, and this is the part 32 of this session. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media platform. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Here you will get the important PDF regarding your examination, that is law examination, and you can subscribe this channel, that is Manual Law Entrance Examination, for important video lecture as well as the important update regarding your examination. So subscribe this channel. If you want to join us for self-study program for law examination, so you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune, Nasik, Nagpur, Sambhajinagar, Aurangabad, ये आ रहा है. If you are not residing in Mumbai or Pune, then you can call on this number for online or live classes on pan India level. इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा and the counselor will guide you. You can have the demo class both offline and online. तो दोनों जगह आप डेमो क्लास भी ले सकते हो. So call on this number and the counselor will guide you. Now start the topic. The first topic is State of Food and Agricultural Report 2024. तो ये जो है फूड और एग्रीकल्चर रिपोर्ट आया है आपको FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का 2024 का, और इसमें जो है वो फूड के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी बातें कही गई है, जिसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हम देखेंगे. So the State of Food and Agriculture 2024 report by the Food and Agriculture Organization FAO of the United Nations has revealed staggering global agri-food hidden cost of approximately USD 12 trillion annually. तो ये कहना है कि ये जो रिलीज किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट जो है आपको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, और उसने कहा है कि यहाँ पर ग्लोबल जो फूड एग्री फूड है, जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, एग्रीकल्चरल फूड जो है, उसमें जो फूड का कॉस्ट है वो तो है ही, साथ साथ हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जो हमें पता नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसमें हिडन कॉस्ट जो है जितने भी फूड हैं उसमें देखने को मिलता है. और ये 12 ट्रिलियन जो है US डॉलर जो है हिडन फूड, जो हिडन कॉस्ट जो है उन सब फूड पे आ रहा है. प्राइमरी ड्रिवन बाय अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से ये जो है ये सारे कॉस्ट जो है, इन सबको मिलाकर ये सारे कॉस्ट जो है इतने बढ़ जा रहे हैं. This report examines the often overlooked factors that contribute to these costs using a transformation of the global agri-food system. तो अलग अलग जो फैक्टर है, जो कॉस्ट आपको मार्केट में दिखता है वो तो दिखता ही है, उस पर ये कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, ये कॉस्ट जो है इतना कैसे उस फूड का बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है कि दैट इज हिडन कॉस्ट है, जिसकी वजह से किसी भी फूड का जो है प्राइस जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है. Hidden cost refers to the economic burdens that are not reflected in the market price of food product. तो ये जो है आपको इकोनॉमिक बर्डन है जो आपको नहीं दिखता है, फूड पे आप जो लेते हो उस पे नहीं दिखता है, लेकिन क्या है कि नॉर्मल जो डिग्रेडेशन होता है फूड की वजह से, एग्री फूड की वजह से जो आपको बर्डन आ जाता है, और उसको भरपाई करने के लिए जो पैसे खर्चे होते हैं उसको कहते हैं हिडन कॉस्ट. दीज इंक्लूड हेल्थ cost, environmental degradation and social inequalities that arise from the current agri system. तो अभी जो हमारा एग्री फूड सिस्टम है, जिससे कि बहुत सारे हेल्थ डिजीज आते हैं, उस पर कॉस्ट लगता है, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करने में जो खर्च लगता है इस फूड की वजह से, एग्री सिस्टम की वजह से, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट जो है वो सब मिलाकर क्या होता है, दैट इज द हिडन कॉस्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 12 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हो चुका है एग्री फूड का जो है आपको ये हिडन कॉस्ट. 70% of these costs, that is USD 8.1 trillion, are linked to unhealthy dietary patterns and associated non-communicable disease like heart disease, stroke and diabetes. तो जिसकी वजह से जो है 70% जो है वो कहाँ जा रहा है, तो वो आपको अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तला जो भी मिलता है हम खाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज होता है, स्ट्रोक होता है, इन सब में जो पैसा खर्चा होता है, डायबिटीज़ में देखते हैं अपनी मेडिसिन में लोग कंटिन्यू डायबिटीज़ का चलता रहता है दवा, तो वो क्या है, दैट इज एग्री कॉस्ट है, आपको हिडन कॉस्ट है. Significant environmental cost arise from unsustainable agriculture practices, particularly in diversifying agri-food system, with costs such as greenhouse gas emission and nitrogen runoff reaching USD 720 billion. तो हमारा environmental degradation भी जो है
जिसकी वजह से हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत सारे पैसे जो है खर्च करने पड़ते हैं। ग्रीन हाउस इमिशन होता है, उसको मिटिगेट करने के लिए जो पैसा खर्चा होता है, ये सब क्या है, दैट इज द एग्रीकल्चर का हिडन कॉस्ट है, जो एग्रीकल्चर की वजह से ये सारी चीज़ें जो होता है जिस पे हम पैसा खर्च करते हैं। The FAO defines agri-food system as encompassing all activities from agricultural production to food consumption, including processing, distribution and waste management. तो एग्री फूड जो है उसका डिफिनेशन FAO ने क्या कहा है कि ये सारे प्रोसेस को मिलाकर ये एग्री फूड है। मतलब कि आप जो फूड का जो है सबसे पहले कंजप्शन करते हो, जो भी प्रोसेस करते हो, बीज बोते हो, फिर फसल होता है, क्रॉप्स होता है, उसके बाद जो है फूड काटते हो, तो फिर जो है वो क्या है, ये सारे चीज़ को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारे चीज़ एग्री फूड का जो है वो क्या है, ये है पूरा डिफिनीशन जो है एग्री फूड का उन्होंने दिया है। These systems are influenced by economic, social and environmental factors affecting how food is produced, distributed and consumed. तो ये जो एग्री फूड है जिसपे जो हिडन कॉस्ट है वो अलग अलग फैक्टर को अलग अलग फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, अलग अलग फैक्टर की वजह से अलग अलग रेट जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है एग्री फूड का जो है आपको हिडन कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। हिडन कॉस्ट आपको जो दिखता नहीं है, लेकिन उस फूड की वजह से बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट जो है हमें देना पड़ता है। तो हमें ऐसा एग्रीकल्चर वगैरह का प्रैक्टिस करना चाहिए जहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो, जिससे क्रॉप से जो है आपको हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हो, हेल्थ डिजीज़ वगैरह ना हो, उस तरह के खाने को जो है हमें जो है से वो ज़्यादा जो है ऑयली वगैरह फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर रिपोर्ट में देखने को मिला है। Now we will discuss some of the important question related to this. So the headquarters of Food and Agricultural Organization is located in, ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, FAO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। एंड द करेक्ट आंसर इज रोम, इटली में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे 2024। तो वर्ल्ड फूड डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो वो होता है 16 अक्टूबर को आपको सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज FAO जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट ही 16 अक्टूबर को हुआ था 1945 में, इसीलिए जो है इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड फूड डे। और इस बार जो वर्ल्ड फूड डे था उसका थीम क्या था, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, जीरो हंगर मेक्स कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, empowering food equality, everyone's responsibility, food matters, let's ensure a sustainable future. And the correct answer is option A, that is right to food for a better life and a better future. Next question is golden revolution is related to, golden revolution किससे related है, जैसे कि green revolution किससे है, आपको crop production से है, तो उस तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन आपको क्या नाम है मिल्क से है। तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रीसियस मिनरल्स, पल्सेस, जूट, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। एंड द करेक्ट आंसर इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। पल्सेस से क्या है, येलो रिवोल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू पल्सेस। और जूट से जो है वो है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो है कमोडिटी एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो कितना, उसमें कितना इंडिया की रैंकिंग है, कितना एक्सपोर्ट करती है इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 पे, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 2nd पोजीशन। एंड द करेक्ट आंसर इज 8th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहां पर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे किस तरह की फार्मिंग जो है लोग प्रेफर करते हैं, किस तरह की फार्मिंग वहां की जाती है। एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग है बहुत जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहां पर किया जाता है, थोड़े से लैंड फॉर्म पे किया जाता है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है, तो ये जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। यहाँ पे एक्सटेंसिव जो है वो होता है आपको लार्ज एरिया पे होता है, थीनर पॉपुलेशन जहाँ पर है, लेकिन उतना ही प्रोडक्शन होता है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है, उतना ही की जो फैमिली जो है वो कंज्यूम कर पाती है। कॉमर्शियल जो है वो सरप्लस होता है, इसको बेचा जाता है मार्केट में। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो है दैट इज द आपको झूमिंग कल्टिवेशन कह सकते हैं, इस तरह के जो फार्मिंग हो दैट इज प्रिमिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दैट द चीफ जस्टिस, नेक्स्ट चीफ जस्टिस दैट इज संजीव खन्ना जो है उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, 51st नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं।
और हमारे जो करंट में 50th नंबर के चीफ जस्टिस थे, दैट इज द D.Y. चंद्रचूड़, हैज बीन रिटायर्ड ऑन 10th of November 2024. सो नाउ न्यू चीफ जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका प्रोसीजर क्या है और इनको जो है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है या फिर जजेस का सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द चीफ जस्टिस। So recently the President of India administered the oath of office to Justice Sanjeev Khanna as the Chief Justice of India। तो प्रेसिडेंट ने जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना ओथ कहाँ पर लेते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास ही अपना ओथ जो है वो लेते हैं, रेजिग्नेशन भी इन्हीं को देते हैं। ही सक्सीडेड जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ बिकमिंग द 51st CJI। तो ये क्या है, 51st नंबर के CJI बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में जो है ये मेंशन है। As per the convention, the senior most judges of the Supreme Court is designated as the Chief Justice of India। जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। ये जो है कन्वेंशन एक प्रथा चलती आ रही है। और सीनियरिटी का जो है कैसे मेजर किया जाता है, द सीनियरिटी इज मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ सर्विस ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो एज से कोई मैटर नहीं है, सीनियरिटी का कितने दिन सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए जज जो है वो काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। A person to be appointed as a Supreme Court judge should have the following qualification। तो कोई भी पर्सन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको बनना है उनमें ये क्वालिफिकेशन जरूरी है कि वो होना ही चाहिए। पहला है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के जो है नागरिक होने चाहिए, इंडिया का सिटीजन होगा। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन अ सक्सेशन फॉर 5 ईयर। तो किसी एक हाई कोर्ट या बहुत सारे हाई कोर्ट को मिलाकर 5 साल तक लगातार जो है वो किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों। और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। या फिर क्या है कि 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे काम किए हो या फिर और भी हाई कोर्ट मिलाकर, तो वो जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई बहुत अच्छा कानून का जानकार है उसको भी वो जज बना सकते हैं। CJI along with collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court is consulted by the President for the appointment of judges in the Supreme Court and the High Court। तो ये जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले कंसल्ट किससे करते हैं, CJI से। और CJI के साथ जो है 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकमेंड करते हैं जिनका नाम उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। CJI अपॉइंट्स एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जजेस अंडर आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडहॉक जजेस जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं चीफ जस्टिस वो अपॉइंट करते हैं 127 आर्टिकल में। एडहॉक जजेस क्या होते हैं, टेम्पोररी जज के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा काम है, पेंडिंग है, तो एडहॉक जज जो है वो अपॉइंट कर लिया जाता है। With the approval of the president, the CJI can change the seat of the Supreme Court from Delhi to any other place। तो अगर प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर जो है CJI क्या कर सकते हैं, आपको दिल्ली से कहीं और भी जो है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट जो है सीट जो है वो बैठा सकते हैं, वहां पर जो है सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। The CJI can be removed by the president only after parliament present an address supported by a special majority in both the houses। तो CJI जो है चीफ जस्टिस जो है वो क्या है कि ऐसे नॉर्मली प्रेसिडेंट तो उनको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं हटा सकते हैं। इनका रेजोल्यूशन पास होगा कहाँ, पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी जो है उसके थ्रू, जो आपको स्पेशल मेजोरिटी होता है उसके थ्रू जो है इनको हटाया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस CJI। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। सो वी नो दैट द फर्स्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था दैट इज थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1773 दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774। और ये कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था और उसमें चीफ जस्टिस किनको बनाया गया था, सर रॉबर्ट चैम्बर्स, सर एडवर्ड हाइड, सर हेनरी रसेल, सर एलिजा एम्फे। एंड द करेक्ट आंसर इज सर एलिजा एम्फे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना है, वो कितने साल में रिटायर हो जाते हैं, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 68 ईयर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज 65 ईयर्स। सो ये जो जज हैं वो 65 ईयर्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको। हाई कोर्ट जो है वो 62 ईयर्स है एज हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, इसमें से कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इज अ वॉच डॉग ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी, तो ये सही है कि लोगों की लिबर्टी का जो है वो देखभाल करता है। सेटल्स इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है इन दोनों का इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, तो इसको सेटल कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है। प्रोटेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, डीपीएसपी को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। डीपीएसपी जो है नॉन इन्फोर्सिएबल है, ये अगर इंप्लीमेंट नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रोटेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Next question is which of the following jurisdiction of the Supreme Court allows it to settle dispute between the center and the state and amongst states। तो कौन ऐसा jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कौन सा jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये करता है, यूज करता है, जिससे अगर कोई किसी स्टेट में डिस्प्यूट है, जैसे वाटर को लेकर, रिवर को लेकर, या सेंट्रल और स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या बहुत सारे स्टेट में है, तो सुप्रीम कोर्ट किस jurisdiction का जो है वो यूज करेगा। Appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, writ jurisdiction, original jurisdiction, and the correct answer is original jurisdiction उसको कहते हैं। writ तो आर्टिकल 32 में मेंशन है, और एडवाइजरी जो है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह देते हैं, आर्टिकल 143 से जो है आपको ये मिल जाएगा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द CJI। तो अभी जो है हमारे प्रेजेंट में कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 31, 34, 29, 30, एंड द करेक्ट आंसर इज 34। तो अभी जो है फुल है पूरा कोटा सुप्रीम कोर्ट का, 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जो है फॉर्मेशन, उस टाइम में कितने जज थे, तो 7 जज थे उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है वो आ चुका है, और उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें जो है WHO ने क्या कहा है, ट्यूबरक्लोसिस कितना बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, और ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें को जानेंगे, ये कैसे होता है, इसके टेस्ट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो द टॉपिक इज अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024, इंडिया हैज अचीव्ड अ नोटेबल 17.7% डिक्लाइन इन ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस फ्रॉम 2015 टू 2023। तो कितना डिक्लाइन है इंडिया में, ये अच्छी खबर है, देखने को मिल रहा है कि 17.7% जो है वो ट्यूबरक्लोसिस में जो है डिक्लाइन हुआ इंडिया में 2015 से 2023 के बीच में। दिस डिक्लाइन एक्सीडिंग द ग्लोबल एवरेज ऑफ 8.3% अंडर स्कोर्स इंडियाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू एलिमिनेट TB बाई 1 अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP। तो ये जो है डिक्लाइन जो है आपको वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो 8.3% एवरेज है, तो इंडिया का 17.7 है, दैट इज गुड। और इंडिया का जो कमिटमेंट है कि टीबी को कब तक एलिमिनेट करना है, तो वो जो है एक अच्छा जो है कमिटमेंट है, एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि वहां तब तक टीबी को इंडिया चाह रहा है एलिमिनेट करना पूरी तरह से इंडिया से। ग्लोबल टीबी इंसिडेंस ट्रेंड्स 8.2 मिलियन न्यू टीबी केसेस वर रिपोर्टेड इन 2023 up from 7.5 million in 2022, marking the highest figure recorded by WHO since 1995। तो ग्लोबल ट्रेंड की बात करते हैं तो टीबी में जो है देखने को वो क्या है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 8.2 मिलियन जो है 2023 में रिकॉर्ड किया गया है पेशेंट, और 7.5 जो है 2022 में था, मतलब कि ये जो है इंक्रीज हुआ है। और 1995 के बाद इतना डेटा जो है पहली बार जो है आपको टीबी का सामने आया ग्लोबली। An estimated 1.25 million TB deaths were recorded in 2023, slightly lower than 1.32 million in 2022। तो ये जो है डेथ में थोड़ा सा जो है आपको कमी देखने को मिलेगा, 1.25 जो है 2023 में डेथ हुआ है टीबी की वजह से, और जो कि 2022 में 1.32 हुआ था। इंडिया रिकॉर्डेड एन एस्टिमेटेड 27 लाख टीबी केसेज इन 2023, of which 25.1 लाख इंडिविजुअल वेयर डायग्नोस्ड एंड बिगेन ट्रीटमेंट। तो इंडिया में देखा जाए तो क्या है 2023 में 27 लाख लोग जो है केस सामने आया है टीबी का, जिसमें से 25.1 लाख जो है जिनको डायग्नोसाइज कर लिया गया और उनका ट्रीटमेंट चालू है, और ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो है क्यूरेबल होता है, ठीक हो जाता है, अगर आप पूरा डोज इसका ले लो तो ये ठीक होने वाली बीमारी है। TB incidence in India dropped from 237 cases per lakh population in 2015
to 195 per lakh in 2023, reflecting a 17.7% decline over the period. तो पहले कितना था, 237 था, अब हो गया है 195. तो ये भी इंपॉर्टेंट है डेटा का, आप देख सकते हो कितना डिक्लाइन हुआ है. ट्रीटमेंट का 1 लाख पे इतने ये सामने आ रहा है केसेस. ट्रीटमेंट कवरेज इंक्रीज टू 89% इन 2023 up from 72% in 2015, significantly reducing the gap of undiagnosed or untreated cases. तो अब लोग जा भी रहे हैं इस बीमारी को लेकर, लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं. अगर किसी को लग रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, जिसमें ये डेटा आपको देखने को मिलता है. WHO Global TB Report 2024 indicates India is likely to eliminate TB by 1 as it falling short of the WHO ends TB strategy milestones. तो WHO को लग रहा है कि ये जो इंडिया का जो टारगेट है टीबी को इलिमिनेट करने का जब तक का, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है अभी भी इंडिया ने पूरी नहीं की है. विच रिक्वायर रिड्यूसिंग टीबी डेथ बाय 75% एंड इंसिडेंस बाय 50% फ्रॉम 2015 लेवल्स. तो ये जो है सिनारियो होना चाहिए था, लेकिन अब तक जो है इंडिया यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से इंडिया का नहीं वो अचीव हो पाएगा जब अचीव करने का उनका टारगेट है. Progress so far suggests India will not achieve the target of reducing TB death to 7 per 1 lakh and incidence to 118.5 per 1 lakh by 1. तो ये कह रहा है कि ये जो इंडिया का प्रोग्रेस है, लगता नहीं है कि इंडिया अचीव कर पाएगा कि 7 पर 1 लाख जो है डेथ हो टीबी से, और 118.5 जो है 1 लाख जो है केसेस आए टीबी का, जब तक का टारगेट है तब तक ऐसा जो है देखने को अभी नहीं लग रहा है. Now we will discuss some of the important question related to tuberculosis. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following year has been replaced by 1 in the above passage. तो टीबी को एलिमिनेट करने का इंडिया का टारगेट कब तक का है, 2025, 2030, 2047, 2050, एंड द करेक्ट आंसर इज 2025. सो 2025 तक जो है इंडिया का है कि दे विल एलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू WHO डेटा इंडिया इज नॉट गोइंग टू अचीव दिस टारगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दैट इज टीबी. तो टीबी को पता करने के लिए, टीबी को डायग्नाइज करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है, शिक टेस्ट, मॉन्टो टेस्ट, VDRL टेस्ट, एलिसा टेस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज मॉन्टो टेस्ट. तो ये जो मॉन्टोस टेस्ट होता है वो टीबी के लिए डिटेक्ट करता है, वो आपको किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे. तो किस दिन को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपको वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इस दिन के बारे में अवेयर कर सके, लोगों तक जो है इसके बीमारी के बारे में पहुंचा सके बातों को. 24th of March, 24th of April, 7th of April, 14th of November, एंड द करेक्ट आंसर इज 24th of मार्च को जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है हर साल सेलिब्रेट होता है. WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7th of April 1948, दैट्स व्हाई 7th of April is celebrated as the World Health Day के तौर पे भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, और WHO का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉजेटिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज. तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस पैथोजन से होता है, किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, मलन्यूट्रिशन से, प्रोटोजोआ से, एंड द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, और ये लंग्स को इफेक्ट करता है आपके. तो ये जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है इंसान को हो जाता है, और आखिरी में बहुत ज़्यादा अगर सीवियर हो जाएगा तो ये डेथ भी हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट. तो BCG जो है बैसिले क्लैमेटी ग्वेरिन वैक्सीन जो है वो किस डिजीज के अगेंस्ट दिया जाता है, किससे बचाने के लिए, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस. तो टीबी के लिए जो है BCG वैक्सीन भी दिया जाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक दैट इज कोणार्क व्हील्स एट राष्ट्रपति भवन. तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पे कोणार्क व्हील को जो है वो इंस्टॉल किया गया, लगाया गया है. और ये कोणार्क व्हील क्या है, कोणार्क टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी के बारे में है. और ये जो व्हील है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आर्ट एंड कल्चर से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. So recently 4 sandstone replica of the iconic Konark wheel from the Konark temple have been installed at the Rashtrapati Bhavan's Cultural Center and Amrit Udyan. तो यहाँ पर जो है आपको कोणार्क व्हील जो है कोणार्क टेम्पल का एक रिप्लिका है, जो आप देखेंगे वहाँ कोणार्क टेम्पल जो है
वहाँ का, तो वहाँ से जो है आपको लाकर उसी का रिप्लिका बनाया गया सैंडस्टोन का, और 4 जो है ऐसे आपको व्हील को इंस्टॉल किया गया है। कहाँ? तो राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर और अमृत उद्यान में। The initiative is among various efforts to incorporate traditional, cultural and historical elements into राष्ट्रपति भवन। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे कि बहुत सारे कल्चर वगैरह को, हिस्टोरिकल एलिमेंट को हम राष्ट्रपति भवन में डिपिक्ट करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे, जानेंगे लोग कि क्या क्या है, हमारा हेरिटेज क्या सब है। कोणार्क टेम्पल वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। तो इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस कब मिला था? 1984 को। इट इज बिल्ट इन उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उस आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज अ सब स्कूल ऑफ नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड कम्स अंडर ईस्ट इंडियन टेम्पल्स। तो ये जो है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल के अंडर आता है, और ये आपको क्या है? ईस्ट इंडियन टेम्पल स्टाइल कहलाता है। Most of the main temple sites are located in ancient Kalinga, modern Puri district, including Bhubaneswar और ancient Tirubhubaneswar, पुरी एंड कोणार्क। तो आपको जो है उड़ीसा में जो है कलिंगा जो है एंशियंट नेम है आपको उड़ीसा का ही, यहाँ बहुत सारे जो है आपको टेम्पल देखने को मिल जाएगा, पुरी में, भुवनेश्वर में, कोणार्क में। तो अलग अलग जगह जो है उड़ीसा जो है वहाँ टेम्पल, बहुत ज़्यादा टेम्पल देखने को मिलता है। Temple is shaped as a colossal chariot with 7 horses symbolizing the deeds of the week and 24 wheels representing 24 hours in a day। तो जो टेम्पल है कोणार्क टेम्पल, वहाँ पे क्या है? 7 हॉर्सेस जो है वो सिंबलाइज क्या कर रहे हैं? बनाया गया फिगर 7 हॉर्स का, और 7 डे को वो सिंबलाइज करते हैं, और उसी में 24 व्हील जो है वो सिंबलाइज करती है आपको 24 आवर्स जो है दिन का, उसको सिंबलाइज करता है। ईच व्हील 9 feet 9 inch in diameter has 8 thick and 8 thin spokes serves as a ancient sundial। तो ये जो है 9 feet 9 inch का डायमीटर है, और 8 थिक और 8 थिन स्पोक है, जो पहला जो पुराने जमाने का जो सन डायल था उसको रिप्रेजेंट करता है। The 12 pairs of wheels signify the months of the year, while some interpretation relate the wheel to the wheel of life, the cycle of creation, preservation और realization। जो 12 पेयर है, 24 व्हील जो वहाँ कोणार्क टेम्पल में है, वो कहा जाता है कि ये मंथ को डिनोट करता है, लेकिन कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं ये व्हील ऑफ लाइफ है, जिंदगी का जो है चक्र है, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। The Konark wheel is akin to the Buddhist धर्म चक्र, symbolizing the cosmic cycle of dharma, righteous and karma action। तो ये कोणार्क के जो व्हील है, कुछ लोग ये भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये बुद्धिस्ट धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है, उसको सिंबलाइज करता है, जैसे धर्म चक्र जो है, जो बुद्धा ने सरमन दिया था कि धर्म और कर्मा क्या है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। Another interpretation suggests that 12 wheel represent the zodiac sign, linking it to astrological and cosmic principles। कुछ लोग ये भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो 12 व्हील है वो जोडियाक साइन जो है आपका उसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस्मिक से भी जोड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी से इस चीज़ों को। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, आप किसी भी तौर से देखें तो ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है जिसकी तरफ आप देख सकते हो। तो ये कोणार्क टेम्पल के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोणार्क टेम्पल। द फेमस सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज कोणार्क टेम्पल वाज बिल्ट बाय। तो इसको बनाया किसने था? कोणार्क टेम्पल को जो है मैन्युफैक्चर किसने बनवाया था, कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? इक्ष्वाकु, भानुदेव वन, अनंतवर्मन, चंदोग्यदेव, नरसिंहदेव। एंड द करेक्ट आंसर इज नरसिंहदेव। तो नरसिंहदेव जो थे आपको गंग डायनेस्टी के रूलर थे, और इन्होंने जो है ये आपको कोणार्क टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नागर, द द्रविड एंड द वेसर आर द, ये तीनों जो है वो क्या है? नागर, द्रविड और वेसर, 3 मेन रेशियल ग्रुप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, 3 मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन इनटू व्हिच द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, 3 मेन म्यूजिकल घरानास प्रिविलेंट इन इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो नागर है ये आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा ये टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड दैट इज इन द साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, और वेसर जो है आपको मिडिल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जो है आपको देखने को मिल जाएगा वेसर स्टाइल का टेम्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन टेम्पल एट कोणार्क इज पॉपुलरली नोन एज द, तो जो कोणार्क टेम्पल है नरसिंहदेव ने जिसको कंस्ट्रक्ट करवाया था उसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, किस नाम से वो बहुत फेमस है? व्हाइट पगोरा, ब्लैक पगोरा, गोल्डन पगोरा, ब्रॉन्ज पगोरा। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक पगोरा के नाम से बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जगन्नाथ टेम्पल विच बिकम अ सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर वाज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच रूलर। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है आपको पुरी में है, और ये जो है
ये किस रूलर ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है पूरी उड़ीसा में। अनंतवर्मन ऑफ द गंगा डायनेस्टी, राजराज चोला, अकबर, कृष्णदेव राय। एंड द करेक्ट आंसर इज अनंतवर्मन ऑफ द गंगा डायनेस्टी। तो अनंतवर्मन ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोधेरा सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि सन टेम्पल जो है आपको लगता है कि ये सिर्फ कोणार्क में है, तो कभी कभी आ जाता है कि सन टेम्पल कहाँ है सिचुएटेड, मोधेरा नहीं भी देगा। तो सन टेम्पल जो है आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या कहाँ, उड़ीसा कहाँ है, तो गुजरात में जो है सन टेम्पल है, दैट इज नोन एज मोधेरा सन टेम्पल, दैट इज इन गुजरात। तो ये हमारा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में था। उससे रिलेटेड टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट एंड कल्चर से हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द अदर टॉपिक्स, दैट सेंदाई फ्रेमवर्क एंड इंडियाज कमिटमेंट टू डीडीआर, डिजास्टर रिस्क के बारे में है। और सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में, यहाँ पर सेंदाई फ्रेमवर्क क्या था, किससे रिलेटेड था, कैसे इसको जो है क्या क्या इसमें इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, क्या इंप्लीमेंटेशन करना है, कंट्री जो है इस पे कैसे वर्क कर रही है, डिजास्टर को लेके कैसे वर्क कर रही है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इंडियाज स्टेटफास्ट कमिटमेंट इन ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एफर्ट वाज highlighted during the G20 Disaster Risk Reduction Working Group Ministerial Meeting in Belém, Brazil। तो ब्राजील में अभी G20 मीटिंग हो रहा है, सबको पता होगा। G20 का प्रेसिडेंसी इस बार ब्राजील के पास है, पिछली बार इंडिया के पास था। तो यहाँ पर जो है आपको इंडिया का जो कमिटमेंट है ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, उसको हाईलाइट किया गया कि किस तरह से इंडिया वर्क कर रहा है, कि किस तरह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस पर वर्क किया जाए, डिजास्टर वगैरह को प्रिवेंट किया जाए। The meeting emphasized India's commitment to the 2015 Sendai framework aimed at reducing disaster risk and losses। तो ये जो संदाई फ्रेमवर्क है आपको इसमें जो कमिटमेंट लिया गया था कि कैसे हम डिजास्टर रिस्क और लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, उस पर इंडिया किस तरह से वर्क कर रहा है इसको एम्फेसाइज किया गया, मतलब अच्छा अचीवमेंट कर रहा है इंडिया। The G20 Disaster Risk Reduction DRR working group formed by G20 countries aimed to integrate risk reduction measure into public and private sector investment decision and policy making to reduce existing risk, prevent the creation of new risk and ultimately build resilient economies, society and natural system। तो ये जो G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वर्किंग ग्रुप, उनका एम क्या है कि आपको रिडक्शन जो है, रिस्क रिडक्शन को कम करना, जो पॉलिसी वगैरह है उसमें जो भी रिस्क आता है, डिसीजन मेकिंग में रिस्क आता है, किसी डिजास्टर आ जाएगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, किसी तरह का क्लाइमेट कंडीशन हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों से कैसे आपको इकोनॉमिक जो है और सोसाइटी और नेचुरल सिस्टम जो है वहाँ पर जो है एक अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाए कि यहाँ पर जो है रिस्क नहीं होगा, कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करने में उनको जो है किसी तरह का लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट में आता है। Sendai framework, a UN-backed framework that focuses on reducing disaster risk through measures such as better preparedness, disaster risk financing and sustainable development। तो Sendai framework जो है यूएन द्वारा बैक किया जाता है और ये वर्क किस पे करता है, वही रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करता है कि कैसे डिजास्टर रिस्क को कैसे कम करना है और किस तरह से हम बेटर प्रिपेयर हों जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए, जैसे कि वॉल्केनो आ जाए या फिर आपको साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, तो इन सब से कैसे बेटर प्रिपेयर हो सकें। डिजास्टर के टाइम में हमारे पास फंड हो कि हम जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको कैसे हेल्प कर सकें और जो भी हमारा डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल वे में हम करें। The framework recognizes that a state has the primary role to reduce disaster risk, but that responsibility should be shared with the other stakeholders, including local government, the private sector, and other stakeholders। ये क्या है, फ्रेमवर्क ने कहा कि हाँ जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका मेजर रोल है कि डिजास्टर रिस्क को कम करे, लेकिन अकेले वो नहीं कर सकता है, इसमें सभी को जो है अपना अपना योगदान देना होगा, शेयर करना होगा, जैसे कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, लोकल गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, सभी लोग को कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी जाकर जो है इन चीज़ों से हम लड़ सकते हैं, इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। द सेंदाई फ्रेमवर्क works hand in hand with the other 2030 agenda agreement, including the Paris Agreement, the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development, the Union Urban Agenda and ultimately the Sustainable Development Goal। तो ये जो संदाई फ्रेमवर्क है सबके साथ मिलकर काम कर रहा है, जो भी आपको एग्रीमेंट है इन सब को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इन सब के साथ जो है वो वर्क कर रहा है ताकि जो आपको क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। सो दीज आर द टॉपिक जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया। अब जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंदाई फ्रेमवर्क। तो सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है,
This framework was passed by United Nations Organization Conference at Sendai, Japan on 18th of March 2015. This framework is regarding measure for disaster risk reduction. This is an onward step of the Hyogo framework about disaster management. The provision in this framework are binding on the member countries. तो ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ये आपको जापान में 2015 में ये फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज किया गया था और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो कम करने के लिए ये फ्रेमवर्क है और ये जो है एक नेक्स्ट स्टेप है होइगो फ्रेमवर्क का, ये भी सही है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन मेंबर कंट्रीज। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स। तो इनमें से सबसे पहले किनको जो है रिस्पॉन्ड करना है, अगर किसी तरह का डिजास्टर आ जाता है, किसी तरह की कैलेमिटी आ जाता है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड किसको करना है? एनजीओ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अफेक्टेड कम्युनिटी मेंबर, लोकल कम्युनिटी मेंबर। एंड द करेक्ट आंसर इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीएमए का जो है वो चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर जो है एनडीएमए का चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंसिडर्ड मैन मेड डिजास्टर। तो इसमें से कौन सा जो है मैन मेड है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इंसानों के द्वारा जो है वो किया जाने वाला डिजास्टर है। तो फायर, लैंडस्लाइड, ड्राउट, इरोजन। एंड द करेक्ट आंसर इज फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू। तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वगैरह, वेस्ट बंगाल वगैरह का जो एरिया है, यहाँ अक्सर डिजास्टर, किस तरह का डिजास्टर यहाँ आता रहता है? साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड। एंड द करेक्ट आंसर इज साइक्लोन। तो आपको बे ऑफ बंगाल में जो है अक्सर साइक्लोन देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा जो है हार्मफुल रहता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो with that we will conclude the session. Before that, here is some important information. If you want to join us for self study program, so you can visit our center, offline center, Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune, Nasik, Nagpur, Sambhajinagar, Aurangabad coming soon. If you are not residing in Mumbai or Pune, then for online classes you can call on this number for pan India level and the counselor will guide you. फिर भी आपको कोई ये है क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है लॉ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्लैट के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।